हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज अ क्लास ऑफ 1.5 ईयर करंट अफेयर्स गाइस। और इस क्लास के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 75 लेक्चर है, जिसके अंदर हम आपको अभी करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं। बाद में इसके ऊपर ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, राइट। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक, जब आप प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आपका खत्म हो जाएगा तो आपको ऑप्शनल की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी बच्चे ऑप्शनल जिन्होंने नहीं लिया है उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शनल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, फिलोसफी ऑप्शनल। जिनका पास फिलोसफी ऑप्शनल है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम एक ऐसा कोर्स डिजाइन कर रहे हैं जो कि 3 महीने के अंदर, जिसके अंदर आपका हम टारगेट करेंगे 280 मार्क्स किसी तरह से ऑप्शनल सब्जेक्ट पे आ जाए। 280 मिनिमम मार्क्स आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर मिलाकर इसके अंदर इस तरह से प्रिपेयर करवाएंगे, जिसके अंदर कंप्लीट कवरेज रहेगा। और ये मैं इसलिए गारंटी से बोल रहा हूँ बिकॉज फिलोसफी ऑप्शनल के अंदर क्या होता है कि सब्जेक्ट इज वेरी स्टैटिक। इसके अंदर जो होता है वही होता है, राइट। उसके अलावा कुछ और नहीं होता है, राइट। मतलब कि जो कुछ बोल गए फिलोसफर्स फिलोसफर्स के फिलोसफर्स जो कुछ बोल चुके हैं, ठीक है, प्लस उसके ऊपर उन दूसरे फिलोसफर्स ने क्या कमेंट करा है, ये सब चीजें उसके अंदर होती हैं। तो स्टैटिक पोर्शन है, मतलब छोटा सब्जेक्ट है। और 3 महीने में आराम से आंसर राइटिंग के साथ ही कंप्लीट हो सकता है। बट आंसर राइटिंग इसके अंदर थोड़ा सा स्पेसिफिकली हम करेंगे, राइट। इसके अंदर हमने कुछ प्रोग्राम्स बनाए, जैसे बुकलेट प्रोग्राम विल बी देयर, ठीक है, जिसमें कॉमन जनरल क्वेश्चंस होंगे। हर टॉपिक होलिस्टिकली कवर होगा, मतलब टॉपिक को एक बार आप अपने हिसाब से लिख दो, राइट। इसमें ऐसा कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन, ये सब चीज़ें आपको सिखाया जाएगा। इससे 46 बुकलेट्स होंगी। हर टॉपिक को सबसे पहले कॉमन जनरल क्वेश्चंस के थ्रू आपको लिखवा दिया जाएगा एक जगह, राइट। और दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द फाउंडेशन ऑफ आंसर राइटिंग, राइट। इसके बाद हम देखेंगे, तो इसके बाद बुकलेट प्रोग्राम के अंदर फिर वीकली टेस्ट होंगे। वीकली टेस्ट के बाद फिर आप देखेंगे कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज विल बी देयर, राइट। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एफंटेसिया, ठीक है। एफंटेसिया क्या है ये अपन इसके अंदर समझते हैं, ठीक है। ये एक तरह की क्या है, बीमारी है। और बीमारी भी बड़ी खतरनाक तरह की बीमारी है, राइट। इस बीमारी के अंदर क्या होता है, अभी न्यूज में थी, राइट। आप देख सकते हैं कुछ इसके ऊपर स्टडी हुई है, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो यहाँ पर देखिए एफंटेसिया क्या है ये आप समझिए। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि आप अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो सेब, एप्पल। तो आपके दिमाग के अंदर एप्पल की इमेज बन जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पर जो फेंटेसिया वाले जो बीमार वाले आदमी हैं, ठीक है, अगर वो उनको बोलूं कि आंख बंद करके इमेज करो तो वो इमेज नहीं बना पाएंगे। दे नो व्हाट इज एप्पल, बट दे कैन नॉट फॉर्म द इमेज ऑफ द एप्पल। तो वो अपने माइंड के अंदर, मस्तिष्क के अंदर इमेज नहीं बना पा रहे हैं एप्पल की, विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, मेंटल इमेजेस विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज एफेंटेसिया। ये बीमारी जो है दैट इज एफेंटेसिया, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर देखो, aphantasia is a inability to voluntarily visualize mental images. People with aphantasia cannot form the pictures in their minds, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है पिक्चर फॉर्म करना, ठीक है। कॉन्सेप्ट कुछ यार रटना वटना होता है ना, तो मैं तो पिक्चराइजेशन टेक्निक के थ्रू पूरा याद करता हूँ उसको, ठीक है। इवन व्हेन ट्राइंग टू इमेजिन फेमिलियर ऑब्जेक्ट, फेसेस और सीन, इवन द फेसेस भी आपको रियलाइज, जब वो सामने आपको दिख रहा है कि दिस इज एप्पल, ठीक है, दे कैन रिकॉग्नाइज इट दैट दिस इज एप्पल। बट इन देयर मेंटल, ठीक है, इमेज वो नहीं बना पा रहे हैं एप्पल की। If someone without the aphantasia is asked to imagine an apple, they can see an image of an apple in their mind. However, a person with aphantasia would not see any mental picture. कोई उसको mental picture यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो सर ये तो बहुत बड़ी बीमारी हो गई, ठीक है, बड़ी बीमारी है, बट ये कोई डिसऑर्डर नहीं है कि कोई किसी चीज के अंदर कुछ कमी है, नहीं। बट विजुअलाइजेशन जो है ना, ब्रेन का जो प्रोसेस है, ब्रेन का प्रोसेस जो है वो इमेज के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो देखो, aphantasia is not a disorder but rather a variation in how the brain process imagery. People with aphantasia often rely on the cognitive abilities such as logical thinking. Logical thinking काफी अच्छी हो जाती है उनकी, ठीक है, उसके ऊपर, क्योंकि उनके पास इमेजिनेशन करने का है नहीं, इमेजिन वो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। वर्बल डिस्क्रिप्शंस टू रिकॉल एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट टाइप ऑफ पीपल। सम मे नॉट इवन रियलाइज दे हैव इट अंटिल दे कंपेयर विद एक्सपीरियंसेस विद अदर। किसी को तो पता ही नहीं चलता, कभी कभार ऐसा होता है। ऐसा कोई डिसऑर्डर नहीं है कि भाई आदमी पागल हो गया और ऐसा कुछ, राइट, कोई मेंटल डिसऑर्डर है, नहीं। ये एक प्रोसेस है, ब्रेन का प्रोसेस वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है, बस। और किसी को इसको तो रियलाइज भी नहीं होता है कि हाँ अच्छा ऐसा होता है, तुमको ऐसा दिखता है क्या कोई, मतलब मेंटल इमेजेस बनाना इतना इंपॉर्टेंट, पर मेंटल इमेजेस फॉर द मेमोरी रिकॉग्निशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। अफंटेसिया सबसे पहले फ्रांसिस गैल्टन, इन्होंने देखा, नोट करा, अरे भाई अफंटेसिया क्या होता है, 1880s के अंदर। इसके बाद अफंटेसिया टर्म जो है, ठीक है, वो एडम जेमन ने यहाँ पर करी है, ठीक है, ये कॉइन करी है। और 2% पॉपुलेशन को अभी अफंटेसिया है, राइट, विद ऑनगोइंग रिसर्च नीडेड टू अंडरस्टैंड इट्स कॉजेज एंड इम्प्लीकेशन। आप देखो, ये हो सकता है किसी को भी, किसी को पता भी नहीं चले, ठीक है।
आप इमेजिन करो एप्पल, दिख रहा है एप्पल? तो फंटेसिया नहीं है मतलब, राइट? तो बहुत कम लोगों को ये बीमारियां होती हैं, ठीक है, बट अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर, अच्छा, एक बीमारी होती है हाइपर फंटेसिया। हाइपर फंटेसिया, हाइपर फंटेसिया का मतलब क्या है कि आदमी कुछ भी इमेजिन कर रहा है, ठीक है, विविड इमेजिनेशन उसके अंदर आ रहा है, ऑफन एक्सपीरियंसिंग मेंटल इमेजेस, खुद अपने आप मेंटल इमेजेस क्रिएट कर रहा है, जो चीज उसने देखी नहीं, जो रियल नहीं है ना, उसको भी वो देख रहा है, उसको भी देख पा रहा है। जैसे यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न तो चलो आपने कभी पिक्चर पिक्चर, कुछ ऐसी चीज जो आपने कभी जिंदगी में देखी नहीं हो, मूवी में नहीं देखी हो, पिक्चर्स में नहीं देखी हो, उसको भी आप इमेजिन कर रहे हैं। हाइपर फैंटेसिया उसको बोलते हैं, फैंटेसी में चला गया, ऐसे याद कर लो, राइट? हाइपर फैंटेसिया इसका जस्ट अपोजिट, राइट? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है? चलो, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम देखते हैं। अभी देखो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिलिस्ट कर दी है 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आउट ऑफ 24 अनट्रेसेबल मॉन्यूमेंट्स, ठीक है? तो डिलिस्ट कर दिया इनको 18 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को, ठीक है, राइट? तो अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं, व्हाट इज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। चलिए, तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है ये समझ लेते हैं, राइट? देखो भाई, मान लीजिए कोई मॉन्यूमेंट है, बहुत पुराना मॉन्यूमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंजर्व करने का काम आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। कोई मान लीजिए कोई चीज मिली, जब कोई गड्ढा खोदा, ठीक है, गड्ढा खोदने के बाद कोई पुराना, बहुत पुराना जो है कोई मॉन्यूमेंट मिल गया, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने का, उसको कंजर्व करने का, उसको एक्सप्लोर करने का कि ये मॉन्यूमेंट कब बना था, कैसे हुआ था, किसने बनाया था, ये सब चीजें देखने का। तो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स जो भी भारत के हैं उनको प्रोटेक्ट करने का, उनको कंजर्व करने का, उनको ढूंढने का, एक्सप्लोर करने का, उनको एक तरह से ये देखने का कि किसने कैसे बनाया, उनके बारे में जानने का काम जो होता है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है, ठीक है? बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन है, और इसको जो बनाने वाले हैं वो हैं ये पर्सन, ठीक है? इनका नाम है अलेक्जेंडर कनिंगम। अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, और उन्होंने कहा कि भारत के अंदर बहुत सारी आर्कोलॉजिकल साइट्स मिलती हैं, राइट? तो उसके अंदर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि सर्वे करे पूरी साइट्स का जाकर, और पता लगाए कि ये साइट्स कब बनी थी, कैसे बनी थी, और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को कंजर्व करने का, एक्सप्लोर करने का काम ये करती है। In 1861, under the British colonial administration to survey and documents India's ancient monuments and antiques, ठीक है? तो यहां पर देखो, इनिशियली इट वाज ए पार्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट्स फर्स्ट डायरेक्टर जनरल वाज सर अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी इनको बोला जाता है। बट जैसे इंडिपेंडेंस हुई, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है ना, भारत को जो स्वतंत्रता मिल गई, राइट, उसके बाद इसको एक तरह से हमने स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, ठीक है, 1958 के अंदर इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया विद सम एक्ट, ठीक है, और उस एक्ट का नाम है अमासर एक्ट, ऐसा कुछ नाम है, ठीक है, अभी बता देंगे एक्ट, राइट? तो यहां पर देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस इट वाज एस्टेब्लिश एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, अमासर एक्ट। ASI is responsible for archaeological research and conservation and preservation of cultural monuments in the country. Its activity include carrying out surveys of antiquarians remains, exploration, excavation of the archaeological sites, conservation, maintenance of the protected monuments, etc. और इसकी जो मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जस्ट अ सेकेंड। अब हम आते हैं, इसका एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज सेक्शन 3। सेक्शन 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सेक्शन 3 को थोड़ा समझ लेते हैं हम। इसके अंदर ही सारी मॉन्यूमेंट्स होते हैं ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, एंशियंट मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, वो सारे इसके अंदर रहते हैं। और सेक्शन 3 के अंदर जो भी आता है उसको पूरा का पूरा जो कवर, उसके ऊपर जो पूरा का पूरा अधिकार होगा वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ही होगा, राइट? तो ये देखो, कवर्स Act Section 3 of Amsar Act covers all ancient historical monuments and archaeological sites and remains that have been declared of the national importance by the Act, right? Section 126 of State Reorganization Act 1956, इसके अंदर इन सब को कवर करा जाता है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, जो कि इस अमासर एक्ट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है? और ये इनको बोला जाता है कि ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं दे आर हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट एंशियंट मॉन्यूमेंट हैं और नेशनली इंपॉर्टेंट एक तरह से मॉन्यूमेंट है। फिर सेक्शन 4 अगर हम देखें हमारे एक्ट के अंदर, इंक्लूड एनी एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन दैट आर डिक्लेयर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट
आर नॉट इंक्लूडेड अंडर सेक्शन 3। इसके अंदर जब सेक्शन 3 के अंदर नहीं होता, वो सेक्शन 4 के अंदर होगा। ठीक है, तो सेक्शन 4 में कौन होगा? जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू, ऑफिशियल गैजेट के थ्रू जो बनाए। और यहाँ पर क्या है, जो अमसर एक्ट के अंदर है वो इसके अंदर आएगा। या फिर सेक्शन 126 ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, इनके अंदर जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उसको वो सेक्शन 3 में डाला जाता है। और सेक्शन 4 में वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट वो उसके अंदर प्रेजेंट करता है, राइट। Provides for the preservation of the ancient historical monuments, archaeological sites and remains of the national importance, regulate archaeological excavation, खुदाई वुदाई उसको रेगुलेट करते हैं, एंड प्रोटेक्ट स्कल्पचर्स, कार्विंग्स एटसेट्रा, उन सबको प्रोटेक्ट इसके अंदर बोलते हैं, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। जो उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर है, उसके अंदर जो भी मॉन्यूमेंट्स आ रहे हैं वो सेक्शन 3 में आता है। और सेक्शन 4 में कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मॉन्यूमेंट को एक तरह से एंशियंट मॉन्यूमेंट या फिर नेशनल इंपॉर्टेंस का मॉन्यूमेंट बना सकता है। तो सेक्शन 4 इस तरह से पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, टू डिक्लेयर मॉन्यूमेंट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। अब देखो, नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ये एक अलग से है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एस्टेब्लिश बाय द अमासर एक्ट 2010। इसका क्या फंक्शन है? इसका भी फंक्शन वही है, इस अथॉरिटी का फंक्शन, कि मॉन्यूमेंट साइट्स इनको क्या करना है, प्रिजर्व करना है, मैनेजिंग प्रोहिबिटेड एंड रेगुलेटेड एरिया, ग्रांट परमिशन फॉर कंस्ट्रक्शन इन प्रोहिबिटेड रेगुलेटेड एरिया नियर द सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे, राइट। वर्ल्ड डायबिटीज डे के बहाने हम पूरा डायबिटीज को समझ लेते हैं। डायबिटीज क्या होता है, राइट, किस तरह से होता है, इंसुलिन का क्या रोल होता है, इंसुलिन किस तरह से रेगुलेट करता है ब्लड शुगर को, राइट, ये सब चीजें, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है डायबिटीज, ये सारी चीजें हमको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे से बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वर्ल्ड डायबिटीज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 14th नवंबर टू रेज द अवेयरनेस अबाउट द डायबिटीज विच अफेक्ट्स मिलियंस ग्लोबली। और इसका वर्ल्ड डायबिटीज डे के अंदर 2024 वाला जो थीम था, वो थीम है ब्रेकिंग बैरियर्स, ब्रिजिंग गैप्स, ठीक है, कि बैरियर्स को ब्रेक करें और गैप्स जो हैं वो ब्रिज करें, जिससे कि क्या हो, हेल्थ केयर जो है वो सब तक पहुंचे, जो भी डायबिटीज का मैनेजमेंट है वो सब तक यहाँ पर पहुंचे, राइट। चलो, तो लेट्स स्टार्ट द थिंग कि किस तरह से डायबिटीज होता है, ये अपन इसके अंदर समझते हैं, राइट। यहां पर देखो, सबसे पहले आप कि एक्चुअली ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ये अपन इसके अंदर समझते हैं। एक काम करो कि कुछ पानी लो और पानी के अंदर बहुत सारी चीनी मिलाओ। चीनी मिलाओगे तो जैसे 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 आप चीनी डालते रहोगे, वैसे वैसे चीनी जो होगी वो गाढ़ी होती, वो पानी जो होगा वो गाढ़ा होता रहेगा और इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती रहेगी, राइट। उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती रहेगी, फ्लोएबिलिटी कम होती रहेगी। आपका ब्लड आपके रगों में दौड़ रहा है, ठीक है, और ब्लड से आपकी सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल रही है, राइट। अगर ये ब्लड बहुत गाढ़ा हो जाएगा तो ये दौड़ नहीं पाएगा, रगों में दौड़ता हुआ ब्लड गाढ़ा हो गया, राइट। अगर इस ब्लड का गाढ़ा होने का क्या रीजन हो सकता है, इस ब्लड के अंदर अगर मान लीजिए शुगर कंटेंट बढ़ा दिया, चीनी ज्यादा मिला दी, तो ये गाढ़ा हो जाएगा और ये चल नहीं पाएगा, राइट। तो चल नहीं पाएगा तो सब ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, तो जिस ऑर्गन तक नहीं पहुंच पाएगा, जैसे आंखों तक नहीं पहुंच पाया तो आंख खराब हो जाएंगी, है ना। शरीर के दिमाग तक नहीं पहुंच पाया तो दिमाग की नसों तक नहीं पहुंच पाया तो वहां पर कुछ डैमेज हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर डैमेज हो जाता है। तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज अगर आप देखेंगे, यहाँ पर ये ग्लूकोज देखो बहुत कम है, राइट। नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज ऐसी होती है, पर अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है, यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा हो गई है, हाई ब्लड ग्लूकोज इस तरह से आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। अब ये हमारे बॉडी के अंदर अगर मान लीजिए ग्लूकोज ज्यादा हो जाती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले। और उसके अंदर मैं आपको पेनक्रियास के बारे में बताऊंगा। पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल होती है उसके बारे में बताऊंगा, और बीटा सेल किस तरह से इंसुलिन को कंट्रोल करती है वो सब मैं आपको इसके अंदर समझाऊंगा, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि किस तरह से एक चीज होती है। देखो, पेनक्रियास जो होते हैं दैट इज ए ऑर्गन इन अवर स्टोमक के पीछे की साइड जो होता है वो हमारा एक ऑर्गन होता है, दैट इज नोन एज पेनक्रियास, राइट। पेनक्रियास के अंदर बहुत छोटे छोटे आइसलेट होते हैं, ठीक है, आइसलेट ऑफ लंगेरहंस, ठीक है, इनका नाम है ऐसा। आइसलेट मतलब छोटे 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 छोटे, इस तरह से, राइट, आइसलेट ऑफ ये इस तरह से होता है। एक आइसलेट को हम अगर पकड़े और उसको अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर डालें तो उसके अंदर बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। और इसके अंदर एक होता है बीटा सेल, दिस बीटा सेल, ये बीटा सेल ही रेस्पॉन्सिबल है इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के अंदर।
जब भी ऐसा होता है कि ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा हो जाती है, तो ये बीटा सेल जो होती है ना, वो इंसुलिन प्रोड्यूस कर देती है। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन है इंसुलिन। उस इंसुलिन को प्रोड्यूस कर देती है कौन? बीटा सेल। अब ये इंसुलिन क्या करता है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। वो अगर मान लीजिए, देखो मैंने क्या बोला है, अगर मान लीजिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गया, अगर शुगर ज्यादा हो गया, तो ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जैसे ही ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होता है, तो बीटा सेल का ये एक फंक्शन है, ये एक तरीका है कि बीटा सेल क्या करती है, बीटा सेल यहां पर किसको रिलीज कर देगी? इंसुलिन को रिलीज कर देगी। अब इंसुलिन क्या करता है, ये अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। ये देखो भाई, ये वाली चीज देखो आप। जब भी हम खाना खाते हैं, तो हम खाना खाते हैं तो हमारे साथ खाने के साथ साथ शुगर जाती है। ठीक है, शुगर जाती है तो वो ब्लड के अंदर मिक्स होती है। अगर ब्लड के अंदर मान लीजिए बहुत ज्यादा शुगर आ गई, तो बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है, वो क्या करेगा? इंसुलिन रिलीज कर देगा बीटा सेल। और इंसुलिन जो होती है ना, वो जैसे ही इस तरह से रिसेप्टर के कांटेक्ट में आती है, इंसुलिन रिसेप्टर, तो बॉडी को एक सिग्नल मिलेगा, एक सिग्नल मिलेगा बॉडी। ठीक है, ये जो सेल है उसको एक सिग्नल मिलेगा, राइट, कि भाई ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा थी, शुगर ज्यादा थी, तो यहां पर क्या हुआ? इंसुलिन रिलीज हो गया। इंसुलिन जैसे रिसेप्टर के टच होता है, तो बॉडी को एक सिग्नल देता है, राइट। तो देखो, when you eat food, blood sugar level rises, the pancreas release insulin into the bloodstream. इंसुलिन बाइंड्स टू द इंसुलिन रिसेप्टर्स, और रिसेप्टर्स के जैसे ही बाइंड करता है इंसुलिन, तो ये क्या करता है? एक सिग्नल देता है। और सिग्नल देने के कारण स्पेशल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो यहां पर देखो, ये जो दूसरे हरा हरा सा दिख रहा है आपको, ये ग्लूकोज का गेट है, इसको खोल देते हैं। ये जाएगा, ये गेट खोल के आ जाएगा। इसने सिग्नल दिया, इंसुलिन ने सिग्नल दिया, हे भाई GLUT4 चलो जाओ गेट खोल कर आओ, वो गेट खोल देंगे। और यहां से ब्लड फ्लो कर रहा है, तो जैसे ही गेट खुलेगा, तो ये जो शुगर होगी वो इस गेट के अंदर घुस जाएगी। मतलब शुगर सेल के अंदर चली जाएगी, ब्लड से शुगर सेल के अंदर चली गई है। देखो, ये ब्लड से शुगर जो है वो सेल के अंदर चली जाती है। और इस तरह से ब्लड के अंदर जो बोला बहुत एक्स्ट्रा शुगर थी, जिसके कारण ब्लड चल नहीं पा रहा था, राइट, वो क्या होगी? वो एक तरह से आप देखेंगे वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो सारी की सारी सेल एब्जॉर्ब कर लेगा एक तरह से। ठीक है, और सेल हमेशा एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब इंसुलिन रिलीज होगा, तो इंसुलिन रिसेप्टर के पास रहेगा और इसके अंदर सिग्नल दिया जाएगा। सिग्नल देने से ये जो है GLUT4 स्पेशल ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ये क्या करेंगे? ये जाकर ये वाला गेट खोल कर आ जाएंगे। ये गेट खुलते ही शुगर जो होगी इस गेट के अंदर से अंदर चली जाएगी, राइट। GLUT4 ट्रांसपोर्टर एक्ट्स लाइक द डोर दैट अलाउस द शुगर, जो कि ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा शुगर थी वो सेल के अंदर चली जाएगी और सेल फिर उसको यूज कर लेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है ना? ये इसका ये फंक्शन होता है इंसुलिन का। तो हम क्या कह रहे हैं? पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल है। बीटा सेल ने क्या करा? बीटा सेल ने रिलीज करा क्या? रिलीज करा इंसुलिन। इंसुलिन अपने रिसेप्टर के जैसे टच हुआ, तो उसने एक सिग्नल छोड़ दिया। सिग्नल छोड़ते ही ये वाला गेट जो है ग्लूकोज चैनल, वो पहले क्लोज था, वो खुल जाएगा, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगी ब्लड के अंदर, वो उसके अंदर चली जाएगी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। तो ऐसा ये मैकेनिज्म होता है। एक्स्ट्रा जब भी हाई ब्लड ग्लूकोज हो जाता है, तो उसका क्या करा जाए? उसको इस तरह से सेल्स के अंदर पहुंचा दिया जाता है इंसुलिन के द्वारा। अब मान लीजिए बीटा सेल आपकी फॉल्टी है, बीटा सेल फॉल्टी है, बीटा सेल इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है। तो इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होगा, अब किसी तरह से मान लीजिए इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो फिर ये गेट कभी खुलेगा नहीं। अब ये गेट कभी खुला नहीं, तो ब्लड के अंदर जो शुगर है वो ब्लड के अंदर ही रहेगी, सेल के अंदर नहीं जा पाएगी, और उसके कारण दिक्कत हो जाती है। इसलिए क्या होता है? इसलिए फिर इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, जिससे के लिए वो इंसुलिन जो होगी वो प्रोड्यूस करी जाती है आर्टिफिशियली। प्रोड्यूस तो क्या, आर्टिफिशियली इंजेक्ट की जाती है। और इंसुलिन जो होती है वो रिसेप्टर फिर जो होता है GLUT, जो ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर का नाम जो था अपन ने बड़ा GLUT4, ये ट्रांसपोर्टर होता है, ये गेट खोलता है। जब तक ये इसके टच नहीं होगा, तब तक ये ट्रांसपोर्टर जो होगा ये गेट नहीं खोलेगा। और इसके टच होने के कारण ये इंसुलिन यहां पर होना भी चाहिए। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं आपको यहां पर बता दूं, द नेम इंसुलिन कम्स फ्रॉम द लेटिन इंसुला और आइलैंड, फ्रॉम द सेल दैट प्रोड्यूस हार्मोन्स इन द पेनक्रियास। इट इज produced in the islet of Langerhans in pancreas. Insulin is synthesized in significant quantities only in the beta cell in the pancreas. इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इट इज सीक्रेटेड प्राइमरली इन रिस्पॉन्स टू द एलिवेटेड ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। जब ब्लड कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, ठीक है,
ग्लूकोज कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो फिर इंसुलिन को रिलीज करता है बीटा सेल, और इंसुलिन जैसे ही रिलीज होता है तो फिर वो रिसेप्टर के टच होगा, रिसेप्टर के टच होते ही दूसरा गेट खुल जाएगा और उसके अंदर से एक्स्ट्रा जो शुगर है वो सेल के अंदर चल जाएगी। इंसुलिन दस कैन रेगुलेट ब्लड शुगर एंड बॉडी सेंसेस एंड रेस्पॉन्ड टू द राइज इन द ब्लड शुगर बाय सीक्रेटिंग इंसुलिन, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब अपन ये सब चीजें समझ गए इसके अंदर, ठीक है, कि किस तरह से ये होता है। अब हम ये समझते हैं कि टाइप वन डायबिटीज क्या होता है। टाइप वन डायबिटीज ये है, देखो इसको इंसुलिन डिपेंडेंट या फिर ऑटो इम्यून रिएक्शन इस तरह से बोला जाता है। मान लीजिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, फौरन कोई भी चीज आती है तो उसको मार देता है। हमारा इम्यूनिटी जो होती है ना, वो ये होती है कि बाहर से वायरस आया जैसे, तो वायरस को मार दिया हमारे इम्यून सिस्टम ने। कभी कभार क्या होता है, इम्यून सिस्टम हमारा है ना, गलती कर देता है, क्या, हमारी सेल्स को ही डिस्ट्रॉय कर देता है। हमारी सेल को उसको लगता है ये बाहर का आदमी है, इसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमारी सेल को, जैसे मैं बंदूक लेके जाऊं किसी को मारने, ठीक है, इतने में मैं खुद के ही बंदूक मार दूं। तो ऐसे ही हमारा जो बॉडी का सिस्टम और इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो हमारे जो पेनक्रियाज जो होती है ना उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और पेनक्रियाज के अंदर कौन थी, बीटा सेल। तो बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो उसके कारण क्या हो जाएगा, उसके कारण दिक्कत हो जाएगी। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होता है, राइट। तो ये ऑटो इम्यून रिएक्शन जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, द इम्यून सिस्टम अटैक्स एंड डिस्ट्रॉय द सेल्स इन द पेनक्रियाज वेयर द इंसुलिन इज मेड। और फिर इंसुलिन नहीं बन पाता, जो बीटा सेल्स होती हैं उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। इट मे बी कॉज बाय द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। इट कुड आल्सो बी रिजल्ट ऑफ द फॉल्टी बीटा सेल्स इन द पेनक्रियाज दैट नॉर्मली प्रोड्यूसेस इंसुलिन। तो अब जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला, अब इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा तो आगे की कहानी तो आपको पता है। तो टाइप वन डायबिटीज समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो इसके लिए फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर इंजेक्शन दिए जाएंगे इंसुलिन के। टाइप वन डायबिटीज में इंसुलिन के इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं बिकॉज यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिकॉज बीटा सेल जो है ना उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, फिर बीटा सेल फॉल्टी है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रही। अप्रोक्सीमेटली 5 to 10% ऑफ द पीपल हु हैव डायबिटीज हैव टाइप वन। इट इज यूजुअली डायगोनाइज इन द चिल्ड्रंस के अंदर, यंग अडल्ट के अंदर, क्योंकि ये क्या होता है, एक तरह से जेनेटिक ट्रांसफर होता है, ठीक है। बीटा सेल फ्लॉल्टी होगी तो पापा की होगी तो बेटे की भी होगी। आपने सुना होगा भाई आपकी डायबिटीज है, अच्छा तो आपके बेटे के भी चेक करा लेना, उसके भी हो सकती है। वो टाइप वन डायबिटीज की बात कर रहे हैं। अब भैया ये तो समझ में आ गया होगा, दिस इज व्हाट, दिस इज द टाइप वन डायबिटीज। अब होता है एक टाइप 1.5 डायबिटीज। टाइप 1.5 डायबिटीज भी ऑटो इम्यून डायबिटीज ही है, ठीक है, ये भी है, बट ये अडल्ट के अंदर होता है। मतलब अडल्ट के अंदर मतलब ये जब 20 से 25 साल की उम्र चली जाएगी उसके बाद होता है, ठीक है। बस में ये डिफरेंस है, टाइप वन और 1.5 का सिस्टम सब सेम रहता है। अब होता है टाइप टू के बारे में हम बात करते हैं। देखो टाइप टू के अंदर है ना, ये पूरा प्रोसेस हो रहा है। टाइप टू डायबिटीज के अंदर आप देखेंगे ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इंसुलिन प्रोड्यूस भी हो रहा है, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। बट ये इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, इसको कैसे यूज करा जाए, मतलब ये रिसेप्टर तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये गेट फिर भी नहीं खुल पा रहा है। इंसुलिन इज देयर, पर इंसुलिन को बॉडी कैसे यूज करे, बॉडी को समझ नहीं आ रहा है। ये बीमारी हो गई, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इंसुलिन प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा, और इसके कारण इंसुलिन प्रॉपरली यूज नहीं हो पा रहा है। इसके कारण क्या है, इंसुलिन इज देयर बट इंसुलिन प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा, तो ये वाला गेट नहीं खुल पा रहा है। ये गेट नहीं खुलेगा तो भैया ये ब्लड का शुगर जो है वो अंदर कैसे जाएगा, ठीक है। तो अडल्ट्स के अंदर ही जनरली देखा जाता है टाइप टू वाला, इसके अंदर इंसुलिन इज आल्सो इज देयर, इंसुलिन है भाई, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, बीटा सेल सही है अपनी, पर इंसुलिन आगे कैसे वर्क करे वो बॉडी को नहीं पता, ठीक है। ये गेट फिर भी नहीं खुला है, राइट, इंसुलिन के होते हुए भी। तो यहां पर इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा, इंसुलिन के इंजेक्शन, अरे भाई बॉडी प्रोड्यूस कर ही रही है इंसुलिन, इंजेक्शन लगाने से कुछ नहीं होगा यहाँ पर। तो टाइप टू डायबिटीज जो होती है, ठीक है, ये समझो, टाइप टू इट इफेक्ट्स हाउ योर बॉडी यूज शुगर फॉर एनर्जी। इट स्टॉप्स द बॉडी फ्रॉम यूजिंग इंसुलिन प्रॉपरली विच कैन लीड टू हाई लेवल ऑफ शुगर्स इन ब्लड, ठीक है, इफ नॉट ट्रीटेड। देखो अब सबको समझ में आ रहा है सब कुछ। अब आई ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में नहीं आया। अबाउट 90 to 95% ऑफ पीपल विद द डायबिटीज हैव टाइप टू डायबिटीज, ठीक है। टाइप टू डायबिटीज इसके अंदर होता है, 90 से 95% लोगों के पास, पीपल विद डायबिटीज हैव टाइप टू डायबिटीज। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आ गया है, राइट।
तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस तरह से आपको अंडरस्टैंड करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, अब कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है आपका, राइट। तो हमने देखा था टाइप 1 डायबिटीज 5 to 10% पीपल के अंदर ही टाइप टाइप 1 डायबिटीज होती है, ठीक है, वो जेनेटिक वाली। और टाइप 2 डायबिटीज 90 से 95% लोगों के अंदर होती है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब तो कुछ इसके अंदर बचा नहीं है, ये सब चीजें मैंने आपको इसके अंदर समझा दी, राइट। एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है ये अपन इसके अंदर समझते हैं। देखो भाई, ऐसे समझो, ये प्रेगनेंसी के टाइम पर ही होता है, राइट। अब देखो क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर, ये देखो बच्चा और मदर, इनका जो कांटेक्ट होता है वो इस प्लेसेंटा से होता है। दिस प्लेसेंटा, जिसको अपन बोलते हैं नली, जो बच्चे के बच्चों को फीड करती रहती है, राइट। मदर की बॉडी से बच्चे, जिसके अंदर बच्चे को खाना मिलता रहता है, वो प्लेसेंटा होता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, प्लेसेंटा जो होती है ना, बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, ठीक है, जैसे लैक्टोजन हार्मोन, ठीक है, जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन, जैसे प्रोगेस्टेरोन हार्मोन, राइट। इस तरह के हार्मोन्स ये रिलीज करती है। और ये जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं ना, तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन जो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करती है बीटा सेल, है ना, वो उसको इनसेंसिटिव बना देता है। उसकी सेंसिटिविटी जो होती है वो रिड्यूस कर देता है। मतलब समझे आप, मतलब वो क्या होगा, वो अब उस ब्लड की शुगर को वो ढक्कन नहीं खोल पाएगा, ये याद कर लो, राइट। समझ में आ रहा है। तो इस टाइम पर क्या होता है कि इस तरह का ही होता है। अच्छा, जैसे ही प्रेगनेंसी खत्म होती है तो ये वापस चीजें सही हो जाती है ना, इंसुलिन काम करने लग जाता है वापस। पर इंसुलिन के दिमाग में एक बार बैठा दिया ना कि भाई उसको सेंसिटिविटी थोड़ी कम कर दी ना, तो आने वाले समय में लंबे समय बाद क्या होती है कि मदर जो होती है वो टाइप 2 डायबिटीज सफर हो जाती है, राइट। तो प्रेगनेंसी के बाद मदर जो होती है वो टाइप 2 डायबिटीज उसको हो जाती है, ऐसा बोल रहे हैं हम, राइट। इट इज ए टाइप ऑफ डायबिटीज दैट कंसिस्ट ऑफ हाई ब्लड ग्लूकोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and is associated with complication for both mother and the children. GDM usually disappear after pregnancy, but women affected and their children are at the risk, है ना, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है लेटर इन द लाइफ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको सबको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है दैट इज एक थ्योरी है दैट इज नोन एज बैगर दाई नेबर पॉलिसी। बैगर दाई नेबर पॉलिसी क्या होता है ये अपन इसके अंदर इस तरह से कर समझते हैं। मान लीजिए आप हैं और ये आपका पड़ोसी है, समझ में आ रहा है। तो बैगर दाई नेबर पॉलिसी क्या होती है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसे समझ रहे हैं कि यार देखो मेरे को ग्रो करना है, राइट। और आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एक तरह से अपने जो पड़ोसी है ना उसका नुकसान करके ग्रो कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। बैगर दाई नेबर पॉलिसी का मतलब क्या है, पड़ोसी का नुकसान करके आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रो करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी देखो ट्रंप आए हैं, ट्रंप के साथ साथ टी फॉर ट्रंप, ट्री फॉर टैरिफ, ये भी साथ साथ आया। ट्रंप ने आते ही टैरिफ लगा दिए, ठीक है, चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दिया, मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ये जो पॉलिसी है बैगर दाई नेबर पॉलिसी है कि भाई मैं अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर रहा हूं, राइट। मैं अपने पड़ोसी का नुकसान कर रहा हूं अपने फायदे के लिए। तो देखो यूएस इम्पोज टैरिफ्स ऑन द इंपोर्ट्स फ्रॉम द चाइना, कनाडा, मेक्सिको एज ए पार्ट ऑफ बैगर दाई नेबर पॉलिसी। बैगर दाई नेबर पॉलिसी रेफर्स टू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय कंट्री टू इंप्रूव इट्स ओन इकोनॉमिक सिचुएशन। मैं अपने आप को इकोनॉमिक सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए मैं दूसरे नेशंस का गड़बड़ कर दे रहा हूं, उनका नुकसान कर दे रहा हूं। दिस पॉलिसीज, ये क्या है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी। जैसे अमेरिका ने लगा दिया टैरिफ कि अब भाई मेरे यहां पर गुड्स लेकर आओगे तुम तो तुमको इतना 20% टैरिफ ज्यादा देना पड़ेगा, ऐसा कुछ लगा दिया होगा इसने। तो यहां पर देखो दिस पॉलिसीज आर यूजुअली इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक का तो फायदा हो रहा है, दूसरे का नुकसान हो रहा है। इस तरह का रिलेशन दैट इज नोन एज बैगर दाई पॉलिसी, नेबर पॉलिसी। आपके नेबर का नुकसान हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स लगा दिए, इम्पोज टैरिफ्स, कोटा और ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, जिससे कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री का कंपनी जो है, डोमेस्टिक कंपनीज को तो फायदा हो गया, पर बाहर का जो है मैक्सिको, कनाडा, इनका नुकसान हो गया। ये तो समझते हैं आप। कंपिटिटिव करेंसी डिवैल्यूशन, करेंसी डिवैल्यू कर दी हमने, करेंसी डिवैल्यू करने के कारण हमारा जो होगा वो एक्सपोर्ट तो सस्ता हो जाएगा, बट जो दूसरे लोग होंगे उनका जो मार्केट कंपिटिटिवनेस होगा वो कम हो जाएगा, है ना। भाई हमारा जो प्रोडक्ट है वो तो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा मार्केट के अंदर, सब हमारा प्रोडक्ट खरीदने लग जाएंगे, दूसरे का प्रोडक्ट खरीदा नहीं जाएगा। तो दैट इज नोन एज कंपिटिटिव करेंसी डिवैल्यूएशन। ट्रेड बैरियर्स लगा दिए कि भाई हम किसी को हमारे यहाँ पर गुड सर्विसेज बेचने नहीं देंगे। यूनिलेटरल इकोनॉमिक पॉलिसीज बना दी जिससे कि ग्लोबल इंपैक्ट हो रहा है नेगेटिव वे के अंदर, ठीक है। तो दैट इज नोन एज बैगर दाई नेबर पॉलिसी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। ठीक है, आराम से पढ़ो, मस्ती से पढ़ो। देखो चीजें समझ में आ रही है ना, बस ये यार को बस आपने कितना अच्छा समझा, क्या क्या चीजें नहीं आपने देखी। इसके बाद हम क्वेश्चंस आपको कराए रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। बट इन वीडियोस को आप देखो, बार बार देखो। राइट। अच्छा, मंडे को हम मतलब आज आज ही है ना मंडे, मतलब ये वीडियो मंडे को आएगा ना, ये वीडियो अच्छा मंडे को मतलब एक काम करो, टेलीग्राम ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। नीचे जाओ, टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन कर लो। उसके अंदर पीडीएफ भेज रहे हैं, 1 से लेकर 71 लेक्चर तक की पीडीएफ का कंपाइल मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, से थैंक यू टू मी। राइट। वो आप पीडीएफ पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड